हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विनी टॉक्स। तो आज हम इनकोटर्म्स 2020 के बारे में जानेंगे। मेरा आज का ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चल रहा है या जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकोटर्म्स का मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही होता है जो कि हम यूज़ करते हैं गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इनकोटर्म्स 2020 के बारे में। Incoterms stands for International Commercial Terms, which are the official rules for transportation of the goods from seller's country to buyer's country. This new Incoterms 2020 had been recently launched in September 2019 by the International Chamber of Commerce ICC Paris. So there are total 11 types of Incoterms. From first to seventh Incoterms, these terms can be used by any mode of transport such as by sea, rail or road. And from 8 to 11 terms, these terms can be used only by sea mode of transport. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके टॉप साइड में हमारे सारे इनकोटर्म्स हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑब्लिगेशंस और चार्जेस है जो कि बायर और सेलर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं इन चार्जेस के बारे में। कोई भी एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेके मान लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट टेक्सटाइल्स है, तो सबसे पहले सेलर फाइनल गुड्स का पैकिंग करेगा, मतलब एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट पैकेजिंग करेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वो गुड्स को कंटेनर में लोड करेगा। लोडिंग के बाद जैसे ही गुड्स पोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो पोर्ट चार्जेस जो है वो क्लियर करने के बाद सेलर गुड्स का कस्टम क्लियरेंस करवाएगा। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद गुड्स को शिप में लोड कर सकते हैं। फाइनली शिपमेंट बायर के कंट्री में अराइव होने के बाद बायर ये सारे एप्लीकेबल चार्जेस पे करके गुड्स को अपने डेस्टिनेशन पे रिलीज करवा देता है। सबसे पहला हमारा इनकोटर्म है एक्सवर्क्स। Ex-works means that the seller fulfills his obligation to deliver the goods available at his premises to the buyer. The buyer bears all cost and risk involved in taking the goods from the seller's premises to desired destination. इस केस में सेलर सिर्फ गुड्स को पैक करके वेयरहाउस में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बायर का टास्क होता है कि वो पूरा कॉस्ट एंड रिस्क बेयर करके गुड्स को अपने डेस्टिनेशन वेयरहाउस तक लाए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारा इनकोटर्म है ये है एक्सवर्क्स। ये एक्सवर्क्स इनकोटर्म है। तो यहाँ जो सेलर है वो सिर्फ एक्सपोर्ट पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स जो सेलर है वो गुड्स को रेडी करके एक्सपोर्ट पैकेजिंग करके रख देता है। उसके बाद ये सारा का सारा जो काम है उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, FCA, free carrier, means that the seller fulfills his obligation to deliver the goods cleared for export into the charge of the carrier at the named place or point. इस केस में सेलर कहता है कि मैं आपको लोडिंग ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन तक ही काम करके दूंगा। उसके बाद फाइनल गुड्स अप्रोच होने के बाद ये जो सारा का सारा काम होता है वो बायर को करना पड़ता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो FCA टर्म है हमारा, यहाँ पे जो ये सेलर है वो गुड्स को पैकिंग करेगा एंड फाइनली लोडिंग पॉइंट तक गुड्स को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके आगे का ये जो सारा का सारा काम होता है उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, CPT कैरेज पेड टू एंड CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। Carriage paid to is an international trade term which means seller delivers the goods to a carrier at a mutually agreed upon destination. Also, seller pays the freight charges to transport the goods to the specified destination. CIP, carriage and insurance paid to means seller is liable for arranging the freight to the desired destination, also for ensuring the shipment of the goods during transport. तो ये दोनों टर्म को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CPT है एंड जो CIP, ये दोनों केस में जो सेलर है वो गुड्स हैंडल करता है टिल फ्रेट चार्जेस तक। मीन्स यहाँ पे जो सेलर है वो गुड्स रेडी करके
रखता है एंड डिलीवर करता है कैरियर को। सेलर जो है शिप का फ्रेट मीन्स शिप की फीस भी जो है डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक वो खुद ही पे करता है। एंड सीआईपी कैरेज इंश्योरेंस पेड टू में ये दोनों में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ सेलर जो है शिप का फ्रेट चार्जेस डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पे करने के साथ गुड्स का इंश्योरेंस भी हैंडल करता है। DPU, DAP, and DDP. DPU delivered at place unloaded. Delivered at place unloaded in this case, seller is responsible for all the expenses incurred in arriving the goods at a named terminal or port of destination. So, DPU इस टर्म से ही पता चलता है कि जो सेलर है वो बायर के डेस्टिनेशन तक गुड्स अनलोड करवा देगा मीन्स एंड बायर यहाँ सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटीज और कस्टम क्लियरेंस के लिए लायबल होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डीपीयू है यहाँ पे जो सेलर है वो डेस्टिनेशन तक गुड्स को लाने का काम करता है, उसके बाद के जो सारे चार्जेस है वो बायर पे करके गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक क्लियर करवाता है। सेकंड डी delivered at place. In this case, seller is responsible for delivering the goods at agreed upon destination in buyer's country. Buyer is liable for the import duty or any applicable charges, taxes once the shipment has arrived to specific destination. इस केस में सेलर पैकिंग ऑफ गुड्स से लेके बायर के डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक गुड्स प्रोवाइड करने का काम करता है एंड बायर के दो काम होते हैं, एक इंपोर्ट ड्यूटी पे करके गुड्स को कस्टम से रिलीज करवाना एंड देन अपने डेस्टिनेशंस पर अनलोड करवा देना। ये टर्म अगेन हम इस डायग्राम से समझेंगे। आप देख सकते हैं ये जो टर्म है डीएपी, यहाँ पे जो सेलर है वो गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचा देता है। उसके बाद बायर के दो काम होते हैं, पहला कस्टम क्लियरेंस करवाना, दूसरा इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करना। फिर उसके बाद अगेन जो फाइनल गुड्स है वो डिलीवर करने का काम सेलर करता है। Third, DDP delivered duty paid. Delivered duty paid means seller is liable for all the cost and risk involved in approaching the goods at the final destination of the buyer, even though he has to bear all the import duties and taxes and custom clearance charges to। यहाँ सेलर गुड्स को बायर के फाइनल डेस्टिनेशन तक प्रोवाइड करता है एंड सारे कॉस्ट और रिस्क खुद ही बेयर करता है, इवन दो जो इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस और कस्टम क्लियरेंस का चार्जेस होता है वो भी सेलर ही बेयर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डीडीपी है यहाँ पे सारे काम के लिए मीन्स एक्सपोर्ट का पैकिंग से लेकर फाइनल जो गुड्स है वो बायर के डेस्टिनेशन तक के लिए जो सेलर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, FAS free alongside ship and FOB free on board. Okay, so free alongside ship. Here seller accumulates all the final ready goods at the side of the ship. After this, buyer bears all the cost and risk involves in loading the goods inside the ship and carrying the goods at his final destination. Free on board. Here seller is responsible for loading of goods inside the ship. After this, buyer bears all the cost and risk involved in approaching of goods at his final destination. So FOB and free alongside ship. FOB में क्या होता है, इस टर्म में जो सेलर है वो गुड्स को शिप में लोड करवा देता है, उसके बाद बायर को सारे चार्जेस बेयर करके उसके डेस्टिनेशन तक गुड्स मंगवाना पड़ता है। दूसरा एक तरफ होता है फ्री अलोंगसाइड शिप। तो इस टर्म में जो सेलर है वो सारा गुड्स शिप के एक साइड में लाकर रख देता है, फिर गुड्स को शिप में लोड करवाना एंड देन अपने डेस्टिनेशन तक लाने का जो भी कॉस्ट एंड रिस्क होगा वो बायर बेयर करता है। हम इस यहाँ पे आप देख सकते हैं FAS में जो सेलर है वो सिर्फ जो भी अपना गुड्स है वो शिप के एक साइड पे लाकर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके आगे के जो भी फ्रेट चार्जेस है, डेस्टिनेशन चार्जेस है, कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट ड्यूटीज, ये सब के लिए लायबल बायर होता है। FOB सिस्टम में क्या होता है कि जो सेलर है वो गुड्स को फाइनली शिप में लोड करके उसके फ्रेट चार्जेस जो शिप की जो फीस है उसे भी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का होता है। उसके बाद के जो भी चार्जेस होंगे डेस्टिनेशन पे अराइव होने के बाद उसके लिए अगेन बायर रिस्पॉन्सिबल होता है।
Next, cost and freight and CIF. Cost and freight. Here, seller bears all the cost and risk freight of the ship. Cost and freight. Here, seller bears all the cost, risk, and freight of the ship. Buyer finally pays all the cost like import duties, taxes, and custom clearance charges to release the goods at his final destination. तो हम ये जो कॉस्ट एंड फ्रेट है इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सेलर है यहाँ पे वो क्या करता है, गुड्स का पैकिंग करने से स्टार्ट गुड्स का पैकिंग करता है एंड देन सारे फॉर्मेलिटीज क्लियर करने के बाद वो फ्रेट चार्जेस जो भी होंगे वो भी पे करेगा एंड उसके बाद के जो भी चार्जेस होंगे वो पूरा काम के लिए अगेन बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। Cost, insurance and freight. Here seller is responsible for packing, loading, custom clearance, carriage charges and insurance charges. After that finally buyer will pay import duties for final unloading of goods at his destination. Again आप ये term CIF जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलर है वो सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स वो फाइनल जो गुड्स है वो फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस, वो सारी चीज़ों के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद के सारे जो चार्जेस है वो बायर बेयर करता है। मीन्स ये दोनों टर्म में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि कॉस्ट एंड फ्रेट में जो सेलर है वो सारे कॉस्ट एंड रिस्क एंड इवन जो शिप की फीस होती है, जो फ्रेट होता है, वो खुद बेयर करता है। उसके बाद जो बायर होता है फाइनली अपना इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस एंड कस्टम क्लियरेंस चार्जेस पे करके गुड्स को अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे अनलोड करवाता है। और कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे सेलर को कॉस्ट फ्रेट बेयर करने के साथ साथ गुड्स के अगेंस्ट का जो इंश्योरेंस है वो भी बेयर करना पड़ता है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ एनालिसिस इनको टर्म्स के बारे में। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना मेरे फ्यूचर लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।